नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए, इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम आपको करवाने जा रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप सभी को याद रखना है कि इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं वो आपके आर सेट यूनिट नंबर 2 यानी कंप्यूटर सिस्टम से लिए गए सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अब की बार आने की पूरी पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आप देखेंगे ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आज फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको यूनिट नंबर 2 को क्लियर करवाना चाहता हूं और जो एग्जाम में आने लायक है उन सभी को आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। तो अभी आप देखिए, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि ऐसा कौन है जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शंस ए देख सकते हैं, ईमेल है, प्रिंटर, फैक्स या सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर से जो हार्ड कॉपी होती है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और भी यहाँ पे इसके द्वारा जो ऑप्शंस जो बनने लायक है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर के दो भाग होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंटर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है इंपैक्ट और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। इसी इंपैक्ट के दो उदाहरण ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर होते हैं ना, ये इस इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। जबकि इंकजेट और यहाँ पे थर्मल लेजर, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये कौन से हो जाएंगे? नॉन इंपैक्ट के हो जाएंगे। आज के टाइम में जो हम उपयोग में ले रहे ज्यादातर जो प्रिंटर वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर की जब बात होती है तो कैरेक्टर प्रिंटर में आपको याद रखना है, एक तो डॉट मैट्रिक्स, ये क्वेश्चंस कई दफा पूछा गया है, और एक होता है डेजीवेल। और लाइन प्रिंटर के अंदर आप थोड़ा याद रख लेना, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर किसके उदाहरण है? लाइन प्रिंटर के। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कंटेंट आपके एग्जाम में बिल्कुल ही कई बार पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पूछा गया है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में संयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? यानी आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट निकालते वक्त किसका उपयोग करेगा? टोनर का उपयोग करेगा। यानी ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें टोनर उपलब्ध होता है और टोनर के साथ में ये कार्य करता है? तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ डेजीवेल प्रिंटर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ लाइन प्रिंटर, सी पे लिखा हुआ लेजर और डी पे लिखा हुआ है थर्मल प्रिंटर। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लेजर प्रिंटर होता है, ये लेजर प्रिंटर क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ये किसका उपयोग करता है? टोनर। और इसी में सूखा पाउडर होता है, सूखे ब्लैक पाउडर इस टोनर के अंदर भरा जाता है और इस तरह से ये आपके रोल होके आपके प्रिंट को प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बनने पे लेजर प्रिंटर इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्रिंटर वाले टॉपिक को थोड़ा क्लियर करवा देता हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा इसको मैं यहां पे एक बार और भी क्लियर करवा देता हूं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेजर प्रिंटर वर्तमान में सबसे लोकप्रिय प्रिंटर के अंदर ये आता है। इसकी प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो काफी उच्च होती है। इसमें ड्राई इंक का यानी सूखे पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी 300 से 700 डीपीआई होती है। यहां से थोड़ा याद रख लेना कि डीपीआई नाम आया ना, ये प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है जिसका पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। जबकि थर्मल प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो प्रिंट करते समय गर्म धातुओं का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट निकालते वक्त गर्म धातुओं का उपयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में आप थर्मल प्रिंटर करके आ जाना, ये भी एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। और ये तो आपको याद होगा, मैंने अभी आप आगे बताया कि इंपैक्ट प्रिंटर यानी इंक जेट प्रिंटर होता है। इंक जेट प्रिंटर, यहाँ पे इंक जेट प्रिंटर है। इंक जेट प्रिंटर क्या होता है? तो इंक जेट प्रिंटर एक स्याही की बूंदों की बौछार कर टेक्स्ट या ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। यानी ऐसा कौन सा प्रिंटर है जहां पे स्याही का इस्तेमाल किया जाता है? क्या किया जाता है? स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इंक जेट प्रिंटर करके आ जाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने ये आपके सामने जो कंटेंट पेश किया है, मैं आपको कह सकता हूं कि मोस्ट से मोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस के साथ में मैंने बनने लायक जो भी आपके दूसरे टॉपिक का जो विश्लेषण था, यानी ये क्वेश्चंस नहीं तो कम से कम ये तो श्योर बनेगा ही। तो इस तरह से पूरा मैंने टॉपिक आपको इस छोटी सी वीडियो में क्लियर करवाने की कोशिश की है।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डीपीआई का पूरा नाम अभी भी मैंने बोला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीपीआई क्या होती है तो आपको अभी मैंने बता दिया ना कि प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। इसका पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच होता है, डॉट प्रति इंच होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉट पर इंच इसका पूरा नाम होता है। प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी डीपीआई में मापी जाती है, जबकि स्पीड की बात की जाती है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वालिटी तो किस में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है। क्वालिटी किस में मापी जाती है? डीपीआई में। लेकिन अगर स्पीड की बात करें, अगर स्पीड की बात होती है तो स्पीड आपको याद रखना है, स्पीड किस में मापी जाती है? पीपीएम के अंदर मापी जाती है। और पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? पेज पर मिनट होता है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पेज पर मिनट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे दोनों के दोनों फुल फॉर्म एग्जाम में कई दफा पूछी गई है। डीपीआई तो प्रिंटर की क्वालिटी मापता है और प्रिंटर की स्पीड कौन मापता है? तो आपको याद रखना है पीपीएम, और पीपीएम का पूरा नाम होता है पेज पर मिनट होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4, मॉनिटर का रेजुलेशन। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉनिटर का रेजुलेशन मापने वाली इकाई क्या है? देखिए मॉनिटर, ये जो आप जो कंप्यूटर के ऊपर जो कार्य करते हैं उस कार्य को प्रदर्शित किसके ऊपर किया जाता है? मॉनिटर के ऊपर। मींस ये कह सकते हैं मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। और मॉनिटर के अंदर जो यहाँ पे रेजुलेशन होता है, जो दिखने का जो तरीका होता है, रेजुलेशन होता है, वो कौन मापता है? डॉट पिच, पिक्सल्स, पीपीएम या डीपीआई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? पिक्सल में मापा जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉनिटर का रेजुलेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? तो आप थोड़ा याद रख लेना, ये पिक्सल के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट, इससे पहले मैं आपको और भी थोड़ा विशेष यहाँ पे बता देता हूँ। मैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सभी का सभी कंटेंट एक ही यहाँ पे बाहर में एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, और एक होता है फ्लैट पैनल। तो फ्लैट पैनल के अंदर एलईडी और एलसीडी आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा याद रखना है, मॉनिटर कहीं पे 3 प्रकार के लिखे हो, वो भी सही है, क्योंकि एक तो सीआरटी हो जाएगा, एक हो जाएगा एलसीडी हो जाएगा, एक होता है एलईडी। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग देखे तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, और ऐसे बोले तो भाई एक तो सीआरटी होता है और एक होता है फ्लैट पैनल। तो फ्लैट पैनल यानी किसे कहते हैं? जैसे पतले मॉनिटर होते हैं उनको फ्लैट पैनल की श्रेणी में रखा गया है, जैसे एलईडी होता है, एलसीडी होता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलसीडी और एलईडी ये मॉनिटर के प्रकार होते हैं। सीआरटी भी होता है, सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। जबकि एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। किसका पूरा नाम होता है? एलईडी का। और एलसीडी का क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाता है। ये भी थोड़ा याद रखेंगे। पिक्सल की बात होती है तो ये पिक्चर की सबसे छोटी इकाई होती है। पिक्चर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो पिक्सल होती है। पिक्चर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आप थोड़ा याद रखेंगे भाई, पिक्सल होती है। क्या होती है? पिक्सल होती है। और इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूं, पिक्सल के अलावा और क्या क्या ध्यान रखना है। एक रेजुलेशन आप हमेशा के लिए याद रख लेना, चाहे किसी भी कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पे मॉनिटर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो पिक्सल की यहाँ पे बात जरूर करेगा। आपको याद रखना है, मॉनिटर का रेजुलेशन, पिक्सल के ग्रुप को रेजुलेशन कहा जाता है। मॉनिटर के अंदर आपको याद रखना पिक्सल होता है, उस पिक्सल के ग्रुप को आप क्या कह सकते हैं? रेजुलेशन कह सकते हैं। जबकि डॉट पिच, ये भी थोड़ा याद रख लेना, डॉट पिच किसे कहते हैं? तो दो पिक्सलों के मध्य की दूरी यानी डॉट पिच कहा जाता है। जो दो पिक्सल्स होते हैं, दो पिक्सल्स के मध्य ऐसे दाने दाने में ऐसे पिक्सल्स के रूप में जो जगह होती है इन डॉट डॉट के बीच में, उन डॉट डॉट के बीच में खाली स्थान को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे जो डॉट के बीच में खाली स्थान को हम क्या कह सकते हैं? डॉट पिच कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्वेश्चंस एक करवा रहा हूं, लेकिन उस क्वेश्चन से संबंधित जितना भी आपके आरएसएट या अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए या उससे जुड़े हुए कंटेंट है, वो मैं सभी का सभी आपको बताना यहाँ पे चाहता हूं, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आपका एकदम कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा।
मेरे प्यारे विद्यार्थी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो जितना पहुंचेगा उतना ही फ्रेंड्स इस तरह से हम आपके सामने एक विशेष कंटेंट के साथ में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके आरएसआईटी सिलेबस का निचोड़ आपके सामने मात्र कुछ दिन के अंदर पूरा करवा लूंगा, तो फ्रेंड्स से बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ना रहेगी। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एलईडी अभी मैंने बताया था, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड कहां पे लिखा हुआ है? सी के ऊपर लिखा हुआ है। लाइट इमिटिंग डिस्प्ले मत करना, ये तो आप तो अपने माइंड से निकाल देना, डिस्प्ले नहीं होता है। एलसीडी में डी का मतलब डिस्प्ले होता है, एलसीडी में एल का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है, लेकिन एलईडी में एल का मतलब लाइट होता है, एलईडी में डी का मतलब डायोड होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं इसका विश्लेषण और भी, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो पाए आपके एग्जाम में के अंदर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे मैं कंटेंट आपको बता देता हूं। एलईडी मॉनिटर, वर्तमान में सबसे लोकप्रिय मॉनिटर कौन सा है? एलईडी है। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय मॉनिटर कौन सा है? एलईडी है। एलईडी मॉनिटर ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, स्लाइटली क्रूव्ड डिस्प्ले होते हैं, यानी एकदम फ्रेंड्स पतले एकदम क्रूव्ड डिस्प्ले होती हैं जो कि लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। एलसीडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी स्क्रीन यहाँ पे मोनोक्रोम पिक्सल्स का उपयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो मोनोक्रोम पिक्सल्स का उपयोग करता है? तो मोनोक्रोम पिक्सल्स का उपयोग कौन करता है? एलसीडी करता है। जबकि एलईडी मॉनिटर किसका उपयोग करता है? तो आपको याद रखना स्लाइटली क्रूव्ड डिस्प्ले होती है। इसमें क्या होती है? स्लाइटली, ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, स्लाइटली क्रूव्ड डिस्प्ले का संबंध किस मॉनिटर से है? तो आपको याद रखना है एलईडी से। जबकि मोनोक्रोम पिक्सल्स का इस्तेमाल कौन करता है? तो आपको याद रखना है कौन? एलसीडी। और सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, यानी कैथोड का इस्तेमाल तो कौन करेगा? नाम से पता लग रहा है ना, सीआरटी ही करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। किस आउटपुट युक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हेतु किया जाता है? आपको याद रखना है ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन यानी बड़ी से बड़ी पर्दे के रूप में कौन प्रदर्शित करवाता है? प्रिंटर करवाता है क्या? नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्टर की। किसकी बात कर रहा हूं? प्रोजेक्टर की बात कर रहा हूं। यानी प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग बड़े पैमाने के रूप में कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैसे दीवारों अथवा पर्दों के ऊपर कोई बड़े बड़े पैमाने में प्रदर्शन किसके द्वारा करवाया जा सकता है? प्रोजेक्टर के द्वारा करवाया जा सकता है। प्लॉटर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये भी किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। मॉनिटर ये भी किसका डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसके अलावा आपको याद रखना है प्रिंटर, ये प्रिंटर भी किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। और प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। यानी सभी के सभी चारों आउटपुट डिवाइस है, बट बड़े पैमाने के रूप में कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक ओवरहेड प्रोजेक्टर डिवाइस होती हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है। यानी जो हमारे साथ में जो सिस्टम यानी लैपटॉप अथवा कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी में काम किया जा रहा है उसको बड़े पर्दे के रूप में बाहर प्रदर्शित करना है तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग बिल्कुल ही कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यानी ऐसा एक कौन सा है जो टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? फैक्स मशीन, मिडी, मॉडेम या प्रोजेक्टर? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था पहले भी कि मॉडेम होता है, ये मॉडेम एक इंटरनेट कनेक्शन में सबसे तेज गति कनेक्शन का प्रकार होता है और ये क्या करता है? टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं एनालॉग सिग्नल को उसको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिडी ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसका पूरा नाम क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। देखिए इसका और भी थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना हो पाए। देखिए मॉडेम, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को विद कंटेंट के साथ में दे रहा हूं, मींस यहां से भी आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो आप वीडियो को 2 बार देख लेना, ऐसा हो तो वीडियो को आप रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना इन सभी क्वेश्चंस का। बट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। यानी आपको याद रखना है मॉडेम, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। ये उपकरण टेलीफोन लाइन
लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेत को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आप सभी को याद रखना है, इंटरनेट कनेक्शन में सबसे तेज गति का कनेक्शन कौन होता है? तो मॉडेम ही होता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आरकेसीएल का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड यानी हर समय रिफ्रेश होती रहती है? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ईपी रोम या रोम? तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर डायनामिक यानी डी रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी रैम हो जाएगा। पढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो रैम का पूरा कंसेप्ट ही एक क्वेश्चन के साथ में क्लियर कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो पाए आपके एग्जाम के अंदर। रैम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये एक अस्थिर प्रकृति की होती है। ये क्वेश्चन भी कई दफा पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है? तो वो कौन सी होती है? रैम होती है। ये 3 प्रकार की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रैम 3 प्रकार की हो सकती है, डायनामिक रैम, एसडी रैम और स्टैटिक रैम। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना कौन कौन सी होती है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम और एसडी रैम। तो आपको याद रखना है कि ज्यादातर आपको स्टैटिक और डायनामिक याद रखना है, एसडी रैम तो आपको याद रखना, बट ज्यादा आपको दोनों ऊपर वाले याद रखना है, एस रैम और डी रैम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्टैटिक रैम होती है, इस मेमोरी को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, स्टैटिक जो रैम होती है इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही स्थिर होता है, यानी इसमें स्थिर कोई कार्य किया जा सकता है, स्थिर रूप से कार्य करती है। जबकि हर समय रिप्लेस कौन होती है? हर समय रिप्लेस तो ये क्या कौन होती है? हर समय रिप्लेस तो डायनामिक रैम होती है। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी रैम हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये रैम का पूरा अच्छा कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रैम से अधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक से अधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए काम में ली जाती है? तो आपको याद रखना है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर अथवा रोम। तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सबसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे तेज मेमोरी के अंदर आती है। ये तेज मेमोरी का उदाहरण आपको याद रखना है, ये तेज मेमोरी के अंदर कौन सी आ जाएगी? ये कैश मेमोरी आ जाती है। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। कैश मेमोरी से संबंधित जो क्वेश्चंस और भी कौन सा बन सकता है? कैश मेमोरी ये बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चंस आता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी का उदाहरण है? तो आप याद रख लेना कौन हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाएगा, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति भी बढ़ाने का कार्य करती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाने का कार्य करती है? तो आपको याद रखना क्या करके आओगे? कैश मेमोरी। यहां डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू द्वारा अथवा यूजर के द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी के सभी आते हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी जो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी का उदाहरण है? तो आप याद रखना कैश मेमोरी। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू या अथवा यूजर के द्वारा बार बार इस्तेमाल किए गए प्रोग्राम को अपने अंदर रखती है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जहां पे सीपीयू के उस भाग को रखा जाता है जो यूजर के द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंदर से मैं और भी अंतिम क्वेश्चंस बता रहा हूं, यानी मैंने इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको अच्छे से कंटेंट के साथ में सभी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? रैम, रोम, पी रोम या ईपी रोम? तो आपको याद रखना अस्थिर प्रकृति की कौन सी होती है? अभी बताया मैंने रैम होती है, हाल ही मैंने अभी आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस किया है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अस्थिर प्रकृति की होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस है विद कंटेंट के साथ में काफी फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं और भी अन्य वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस के साथ में कंटेंट पेश करवाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।